हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। हम एनबीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट के क्वेश्चन जो है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। 40 तक हमने यहाँ तक कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन। आपको पता है ये वाला ऑनलाइन पेपर था, तो कुछ क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में है, कुछ जो है वो हिंदी में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। 41 क्वेश्चन है। 41, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या, कैसे और किसके लिए समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है। मतलब कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस फॉर एंड होम टू प्रोड्यूस। जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें जो है वो किसके द्वारा जो है वो एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में इन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व किया जाता है। तो लोगों के द्वारा ये तो आपका होगा नहीं। ठीक है, उत्पादकों के संघ के द्वारा ये भी नहीं है, केंद्रीय योजना द्वारा भी नहीं होगा, क्योंकि सोशलिस्टिक इकोनॉमी में हो सकता है ये आपका केंद्रीय योजना वाला। और यहाँ आएगा मूल्य प्रणाली। मूल्य प्रणाली मतलब कि आपका फ्री मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू जो है वो आपका डिमांड एंड सप्लाई, फ्री मार्केट फोर्सेस के थ्रू जो है वो आपका एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया जाता है। तो इसमें आएगा आपका प्राइस सिस्टम। प्राइस सिस्टम में आपका जो है वो इस तरह से डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस आ जाएंगे। ठीक है, मूल्य प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड हेल्प्स इन पब्लिक बोरोइंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पब्लिक बोरोइंग पॉलिसी के लिए कौन सा मेथड जो है वो हेल्प करता है। तो जनरली आपका सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये आपका बैंक रेट, ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। वेरिएबल कैश रिजर्व रेशो, ये भी ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है, बट ये कैसे करेगा, इसमें हम बात ये करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो मतलब कि फ्री मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो है वो सिक्योरिटीज़ की सेल एंड परचेज। ठीक है, तो ये जो है वो पब्लिक बोरोइंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, विच मेथड हेल्प इन पब्लिक बोरोइंग पॉलिसी। तो इसमें जो है वो बोरोइंग पॉलिसी मतलब कि सिक्योरिटीज़ की सेल एंड परचेज होती है, तो आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है, इफ़ अ डिमांड कर्व इज़ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इट इंक्लूड्स। अब आपको पता होगा कि डिमांड कर्व जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर इक्वल पोर्शन आएगा दोनों का, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ठीक है, या हम बॉक्सेस ले लें या फिर ये जनरली पूरा पोर्शन लें। तो यहाँ पर जो है वो आपका इलास्टिसिटी जो है वो दिस इक्वल टू, मतलब कि यहाँ 1 के बराबर होती है। ठीक है, यूनिटरी होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक, आपको पता है कि परफेक्टली इन इलास्टिक इस तरह से होता है, परफेक्टली इलास्टिक ये होता है। ठीक है, इलास्टिक जो है वो ये होता है और इन इलास्टिक थोड़ा सा इस तरह से होगा। तो इस तरह से ये डिमांड कर्व जो है कि शेप आती है इलास्टिसिटी में कि किस तरह से इलास्टिसिटी रहेगी। तो यहाँ पर आपका जो है वो क्या बताया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जो है वो क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। क्लियर। सो द नेक्स्ट इज, निम्न में से क्या भुगतान संतुलन को सही करने का उपाय नहीं है। अब ये बोल रहा है कि कौन सा जो है वो इसमें भुगतान संतुलन को सही करने का उपाय नहीं है। तो इसमें डिवैल्यूएशन के द्वारा हो सकता है, डिवैल्यूएशन की जाएगी। तो पहले तो ये देखिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कि एक जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट दूसरे देशों के साथ किसी देश का हो रहा है, उसका एक सिस्टमेटिक मतलब कि एक रिकॉर्ड होता है उसका। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो डिवैल्यूएशन के थ्रू जो है वो किया जा सकता है। ठीक, अगर हमारी करेंसी की वैल्यू कम होगी तो हमारे जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, जिससे फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आएगी। प्रत्यक्ष नियंत्रण के थ्रू भी हो सकता है, डायरेक्ट कंट्रोल के थ्रू भी, और कंट्रोल एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल करके कि विद इन द कंट्री, या फिर एक्सपेंडिचर पर जो है वो ज़्यादा मतलब कंट्रोल करके एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, और एक्सपेंडिचर जो है वो उसके ऊपर व्यय बंद करने की नीतियाँ, इसके थ्रू भी जो है वो एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल करके भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब हमारा इंपोर्ट ना हो बल्कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो। तो निम्न में से क्या भुगतान संतुलन को सही करने का उपाय नहीं है। सही करने का उपाय, तो यहाँ बाह्य लागत नहीं है, ये 3 जो है वो आपके आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू ईच एप्लीकेबल बेनिफिशियरी फैमिली अंडर आयुष्मान भारत इज़ अप टू। तो आयुष्मान भारत के अंडर बात करें तो ये 5 लाख, इसको तो डायरेक्टली देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स स्टार्टेड इन द ईयर।
पहले फेज़ जो है वो नेशनलाइजेशन जो है सबसे पहले आपका 1969 में हुआ था। इसमें जो है वो आपका 14 बैंकों का जो है वो नेशनलाइजेशन किया गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो 79 या 80 तक मतलब कि उसके बाद है ये, ठीक है। तो उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो किया गया था। फर्स्ट फेज में क्या आएगा आपका 1969 ये आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वाला होगा, नेक्स्ट है 80 वाला, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू केन्स द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें केन्स के थ्रू तो इसमें आता है इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। इफेक्टिव डिमांड वहाँ पर होती है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। बाकी सेविंग आपको पता है क्या होता है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, जर्नल सी चीज़ें हैं ये तो। नेक्स्ट है विश्व, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना इसको, हिंदी में ही समझना पड़ेगा। विश्व विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में एकल विनिमय दर बनाए रखने के लिए मुद्राओं के विदेशी विनिमय दरों में अंतर को दूर करने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो है वो कि विश्व विदेशी मुद्रा विनिमय फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात हो रही है, उनमें एकल विनिमय दर बनाए रखने के लिए बोलते हैं मुद्राओं के विदेशी विनिमय दरों में अंतर की जो करेंसीज़ हैं उनकी फॉरेन एक्सचेंज में जो डिफरेंस है उसको दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, उसका फर्स्ट आएगा अंतर्बन। इसका मतलब हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी आई थिंक इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में। तो ये थोड़ा सा आप जो है वो चेक कर लेना, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ट्रांसलेशन में सही से कर नहीं पाया इसका। नेक्स्ट इसके डिस्कस करते हैं पॉइंट्स कि पूर्व मूल्यांकन क्या होता है। पूर्व मूल्यांकन को हम बोलते हैं रीअसेसमेंट, ठीक है। रीअसेसमेंट का यहाँ पर मतलब ये बोल सकते हैं कि रिवैल्यूएटिंग या रिव्यूइंग द वैल्यू या फिर परफॉर्मेंस या फिर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसी, तो इस तरह से, या इन्वेस्टमेंट के ऊपर या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। हैजिंग आपको पता है हैजिंग क्या होता है। हैजिंग होता है कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, ये रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए जो है हैजिंग किया जाता है। जैसे कोई भी डीलिंग है, प्रेजेंट टाइम में जो है वो फिक्स जो हो गया रेट, अगर उसको फ्यूचर टाइम में वो मतलब डील होगा तो वो प्रेजेंट वाले रेट के ऊपर ही फ्यूचर में दिया जाएगा, जिससे रिस्क जो है वो कम रहता है, ठीक है। तो हैजिंग इज़ अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है ये। एंड डिवैल्यूएशन आपको पता है कि जब किसी कंट्री की गवर्नमेंट या जो आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक मतलब आपकी करेंसी के मूल्य को जो करेंसी है उसके मूल्य को जो है वो कम करता है, डीवैल्यूएशन उसको हम जो है वो करेंसी की वैल्यू को जो है वो कम करना, उसको डीवैल्यूएशन बोलते हैं। रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन जो है वो गवर्नमेंट मतलब या आरबीआई जो है वो खुद करता है, और जो आपका एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन है वो आपका फ्री मार्केट फोर्सेस के थ्रू होता है, ठीक है, बाय द डिमांड एंड सप्लाई। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई पावर्ड मनी इज़ रेफर टू एज। हाई पावर्ड मनी जो है वो और बैंक रिजर्व ऑन द सेंट्रल बैंक नहीं, ये नहीं। अब इसमें जो है वो क्या है, हाई पावर्ड मनी द सम ऑफ द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। तो जो भी सम करेंसी का जो कि लोगों के पास है और कमर्शियल बैंक रिजर्व के पास, तो उसको वो जो है वो हाई पावर्ड मनी कहलाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग ट्रेंड इन टाइम सीरीज़ एनालिसिस। अब इसमें जो है वो टाइम सीरीज एनालिसिस में आपका लीस्ट स्क्वायर या सेमी एवरेज इस तरह से, बट ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये कि आपका सिंपलेस्ट मेथड, सिंपल जो है वो हमारा फ्री हैंड मेथड है, ठीक है। इसमें जो है वो सिंपलेस्ट मेथड में क्या आएगा, फ्री हैंड मेथड। तो ये 50 क्वेश्चन थे, आगे के 10 क्वेश्चन जो है वो हमारे रहे हैं, वो अगली वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 60 क्वेश्चन आई थिंक जो है वो आपके इस पेपर में आए हुए थे। बाकी हमारे जर्नल क्वेश्चन है, जर्नल पेपर है, उसको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।